Children, I am going to discuss about acute glomerular nephritis जिसे शॉर्ट में एजीएन भी बोलते हैं। जो ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होती है, ये क्या होती है, बच्चों में क्यों होती है, कैसे होती है, इसके सिम्टम यानी कि लक्षण क्या होते हैं, इसके ट्रीटमेंट उपचार क्या होते हैं, यही आज हम देखेंगे। तो ये पेरेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनके बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो वो इससे और ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं और इसकी नॉलेज ज़्यादा अपडेट कर सकते हैं अपनी, और क्या करना चाहिए वो ये सब इस वीडियो से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो होता है एक ये जो एजीएन होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एजीएन। ये इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है किसकी, कैपिलरीज ऑफ लूप की। यानी कि जो कैपिलरी होती है लूप की, जो लूप होता है कैपिलरीज का, यानी कि गुच्छा टाइप का होता है रीनल ग्लोमेरुलाई में। आपने देखा होगा जब आपने एनाटॉमी पढ़ी थी, उसमें क्या होता है कि जो ये ग्लोमेरुलर होता है, यानी कि जो ये ग्लोमेरुलर में क्या होती है, ढेर सारी कैपिलरीज का गुच्छा सा होता है ना, टफ सा बना होता है, जिसमें कि जब एफरेन आर्टरी ब्लड लेके आती है तो वो क्या होती है, छनता है। यानी कि जो वो काम करती है, छानने का काम करती है। लेकिन अगर वही जब इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, यानी कि उसमें जब सूजन आ जाएगी, तो वो ये काम उसका गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो आपस में ये मिक्स होके क्या हो जाती है, नीचे जमा हो जाती है ग्लोमेरुलाई में। ठीक है, और जो ग्लोमेरुलाई में क्या हो सकता है, जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है, और उसमें देखने मिलता, अगर उसमें इंजरी होगी तो क्या देखने को मिलेगा, यूरिन में ब्लड मिलेगा देखने के लिए, या यूरिन कम होगी, या सूजन होगी बॉडी में, और या फिर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब है इम्यून सिस्टम की डिजीज़ कंडीशन है ये, तो इसमें ये एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जो ऑनसेट ऑफ द डिजीज़ प्रोसेस इज़ रिलेटिवली ब्रॉड, और ये जो होता है ऑनसेट, यानी कि जो ये डिजीज़ कंडीशन है, इसका स्टार्टिंग अचानक ही होगा, और कॉमनली सीन इन ये प्री स्कूलर और अर्ली एज स्कूल ग्रुप में देखने को मिलता है, और वो भी किस में, मेल चाइल्ड में, यानी कि जो स्कूल जा रहे होते हैं या स्कूल से जस्ट पहले उन बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है, और वो क्या होता है, मेल चाइल्ड होते हैं। ठीक है, फिर ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो बच्चों में होती है, उसमें बच्चों का ही हम देख रहे हैं कि ये होती क्या है। तो इसमें क्या होता है, जो किडनी में बहुत सारी कॉइल्स टीनी ब्लड होती है, यानी कि ब्लड वेसल्स होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि किडनी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनका गुच्छा सा होता है, जो कि ईच दीज कॉल ग्लोमेरुलस, और ये इनको क्या बोलते हैं, हर एक को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। जो ये कैपिलरी जो ये जो ब्लड वेसल्स होती है, इनको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और इनका जो गुच्छा सा होता है बना हुआ, और ये जो ग्लोमेरुलस बोलते हैं एक को। अब ये जब ज़्यादा मात हो जाते हैं एक साथ इकट्ठे, तो उसे ग्लोमेरुलाई बोलते हैं। तो ये ग्लोमेरुलाई क्या करती है, फिल्टर करती है उन सब्सटेंस को, हमारे ब्लड में से कहाँ पहुँचाती, यूरिन में पहुँचाती, जो हमको अनवांटेड होते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलाई फिल्टर सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड इनटू द यूरिन। ठीक है, उन सब्सटेंस को जो अनवांटेड, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको वो यूरिन में पहुँचाती, छानने का काम करती है एक्चुअली। ठीक है, ग्लोमेरुलाई। अब जो ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में क्या होता है, ये एक टाइप की किडनी डिजीज आप इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे कि क्या होती है, ये जो दीज बिकम इन्फ्लेम, जो ये कॉयल होती है ना, जो मैंने अभी बताया, ब्लड की जो कॉयल्स भी बनी होती है इस तरीके से घूमी घूमी, वो कैसी होती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है उसमें, और इसके वजह से क्या होती है, वो इसको मेक इट हार्ड फॉर द किडनीज टू फिल्टर द ब्लड। इससे क्या हो जाता है कि किडनी से ब्लड का फिल्टर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और ये इसके कुछ कारण होते हैं बच्चों में, हम अभी बच्चों की देख रहे हैं। तो बच्चों में क्या होता है कि ये डिजीज़ जो होती है कुछ कारणों से होती है, जैसे कि है सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज़। सिस्टमिक जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ये इम्यून सिस्टम की डिजीज़ है। तो इसमें क्या होता है इस डिजीज़ में, कि जो बॉडी के इम्यून सिस्टम अटैक करते हैं अपने हेल्दी सेल में, किससे, बाय मिस्टेक, यानी कि वो अपने हेल्दी सेल को नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं हमारा इम्यून सिस्टम, और सी में क्या करते हैं, वो हेल्दी सेल को ही अटैक करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, सिस्टमिक मीन होता है दैट मीन पार्ट ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड। सिस्टमिक का मतलब जो हमारे बॉडी का कोई एक पार्ट, जो भी कोई पार्ट है वो अफेक्टेड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ दिस सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटिस। ठीक है, इसका नाम होता है, इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटिक, इसको SLE भी बोलते हैं और ल्यूपस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ल्यूपस क्या होता है, एक ये अफेक्ट कर सकता है, मतलब कोई भी एक पार्ट को हमारी बॉडी के ना, तो ल्यूपस का एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया क्योंकि ये इनको करता है, जॉइंट, स्किन,
किडनी, ब्लड सेल, ब्रेन, हार्ट, लंग, इसमें ये क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। ठीक है, तो सिस्टमिक मीन होता है मैनी पार्ट ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड। सॉरी, यहाँ पे मैनी पार्ट है। हमारे सिस्टमिक का मतलब हमारे बॉडी के बहुत ज़्यादा कोई भी पार्ट्स जो होते हैं एक साथ अफेक्टेड हो सकते हैं, मैनी पार्ट। ठीक है, तो उसमें ये सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटिस का एग्जांपल दिया है। इसमें क्या होता है, ये ल्यूपस में ये हमारा ल्यूपस क्या कर सकता है, हमारे बॉडी के इतने सारे ऑर्गन को एक साथ अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ठीक है, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा क्या होता है, ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है आर्टरीज़ की, यानी कि ये ब्लड वेसल्स की डिजीज़ होती है। या तो उसमें ब्लॉक हो जाएंगी, या तो उसमें बहुत पतली हो जाएंगी, इस तरीके से, या तो चौड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ये ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ब्लड अच्छी से वो नहीं पहुंच पाता है किडनी तक। फिर है ग्रेन्युलोमेटोसिस विथ पॉलीएंजाइटिस। तो ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस का मतलब ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, यानी कि बढ़ने वाली डिजीज है, जो कि क्या करती है, इन्फ्लामेशन ऑफ ऑल ऑफ द बॉडीज ऑर्गन, हमारे बॉडी के ज़्यादा सारे ऑर्गन्स को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। ठीक है, और प्रगतिशील होती है, यानी कि फैलने वाली। फिर उसके बाद हो गया हॉन्च स्कॉलन प्रपुरा। ये क्या होता है, ये जो हॉर्न शोलेनिलिन प्रपुरा होता है, इस डिजीज़ में क्या होता है, स्मॉल और लार्ज पर्पल लीजन ऑन द स्किन, इसको प्रपुरा भी बोलते हैं। ये जो हो रहा है ना, इसको प्रपुरा भी बोलेंगे। तो ये इस तरीके के लीजन्स हो जाते हैं बॉडी के अंदर, स्किन में चिकत्ते टाइप के, जो कि इंटरनल ऑर्गन में भी हो सकते हैं। ये तो हम बाहर से देख रहे हैं, कभी कभी क्या होता है इंटरनल ऑर्गन में भी हो जाता है। इट कैन कॉज सिम्टम इन सेवरल ऑर्गन जो होते हैं सिस्टम, इट कैन अदर सिस्टम के भी, मतलब ये क्या कर सकते हैं, कोई भी अंग में, कोई भी ऑर्गन में क्या कर सकते हैं, लक्षण ऐसे पैदा, मतलब जिस ऑर्गन में होंगे, जैसे लीवर में हुआ तो लीवर से रिलेटेड हमारे बॉडी में सिम्टम आएंगे, किडनी में हुआ तो किडनी से रिलेटेड सिम्टम आएंगे, है ना, वो किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। फिर है एलपॉट सिंड्रोम। एलपॉट सिंड्रोम में क्या होता है, दिस इज द फॉर्म ऑफ द इनहेरिटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि ये हेरिडिटी से मिलने वाला कोई जीन होता है, जिसकी वजह से बच्चा इस तरीके से इस बीमारी से प्रभावित होता है। तो इसमें क्या होता है, दैट अफेक्ट द बोथ एंड गर्ल, ये दोनों ही हो सकते हैं, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, दोनों को प्रभावित करता है ये। बट बॉय आर मोर लाइकली टू हैव किडनी प्रॉब्लम। तो लेकिन जो लड़के होते हैं उसमें ज़्यादा, जो मेल बॉय होते हैं ना उनमें ज़्यादा, सॉरी मेल चाइल्ड होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को ये वाली प्रॉब्लम मिलती है। इस पर ट्रीटमेंट में क्या फोकस किया जाता है कि प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग हाई ब्लड प्रेशर एंड प्रिवेंटिंग किडनी डैमेज। इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और किडनी डिजीज़ ना हो, उसको रोकने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, फिर है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, इसके वजह से भी ये बच्चों में देखने को मिलती है ये वाली प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्ट्रेप थ्रोट एंड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि हमारी जो थ्रोट प्रॉब्लम होती है, मतलब हम लोगों के बच्चों में कभी कभी देखा होगा सर्दी खांसी जुकाम बुखार इस तरीके की, तो अपर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होता है उसके वजह से भी ये हो सकता है। तो दिस कैन कॉज अकर 1 वीक और मोर आफ्टर एन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के 1 या 2 हफ्ते के बाद, या और ज़्यादा हफ्ते के बाद ये होता है। यानी कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, अगर ये अंदर पहुंच गया तो जब से इन्फेक्शन हो रहा बच्चों को, उसके ये 1 या 2 हफ्ते मतलब उनके बाद भी ये हो सकता है। फिर है हेपेटाइटिस बी। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन कैन बी पास फ्रॉम मदर टू बेबी। हेपेटाइटिस बी में जो होता है, ये इन्फेक्शन ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है कि मदर जो हेपेटाइटिस होती है, जिस मदर को हेपेटाइटिस बी का वायरस होता है, वो उसके बेबी को भी क्या कर सकती है, इन्फेक्टेड कर सकती है, प्लेसेंटा के थ्रू वो पास हो सकता है। रिलेटिवली कॉन्ट्रैक्ट, और क्या होता है कि रेयरली कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि बहुत कम चांसेस हैं। वैसे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, पर इसके चांसेस कम होते हैं बेबी में। ठीक है, अब इसके रिस्क फैक्टर भी वही हैं जो हमने कॉजेज देखे थे, कि कौन से ऐसे बच्चे हैं, विच चाइल्ड आर एट रिस्क फॉर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रॉब्लम में, इस बीमारी में आ सकते हैं, इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। उसमें होता है सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी कि सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है कि वही जो अभी हमने पढ़ा था कि जैसे ल्यूपस भी होती है और बहुत टाइप की होती हैं ये। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था, इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, और ये क्या करता है, इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, और वो क्या करता है, अटैक करता है हमारे ऑटो एंटीजन, हमारे ही अपने एंटीजन, जो ऑटो एंटीजन, एंड रिजल्ट इन अप्रोप्रिएट इन्फ्लामेशन एंड मल्टी टिश्यू डैमेज। तो वो हमारे ही जो
अंदर जो हमारे एंटीबॉडीज़ होती हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करता है, और क्या करेगा वो मल्टी ऑर्गन इससे क्या हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं। फिर जो पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, जो मैंने बताया था कि ब्लड वेसल्स की सीरियस इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है, ये जो खून की जो नसें जा रही होती है उसकी बीमारी होती है ब्लड वेसल्स की, ठीक है। और ये वेन आर्टरी जो भी हैं उनकी बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि जो मीडियम साइज आर्टरीज बिकम सॉलोन और डैमेज, ये जो मीडियम साइज की आर्टरी होती है वो सूज जाती है या फिर वो डैमेज हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा नैरो या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा उसमें, ठीक है। फिर है ग्रेनुलोमेटोसिस एंड द पॉलीएंजाइटिस। इसमें क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स की को इन्फ्लेम कर देती हैं और डैमेज कर देती है मेजर ऑर्गन को हमारे बॉडी के, ठीक है। उसके बाद है हॉन्च जो ये जो हॉन्च शोनेलिन प्रपुरा है, ये अभी आपने देखा ही था। ये होती है वस्कुलरिटी स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें वो वस्कुलर उनका इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब, ठीक है। वस्कुलाइटिस हो जाती है, वस्कुलाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, मतलब ब्लड वेसल, ठीक है। जिसमें कि जो किडनी, ये कहीं की भी ब्लड वेसल्स हो सकती है, चाहे जॉइंट की हो, किडनी की हो, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हो या स्किन की हो, तो उसकी वजह से वो आपने देखे थे जो इस चिकत्ते से पड़े हुए थे, ठीक है। फिर है अल्पॉट सिंड्रोम। अल्पॉट सिंड्रोम भी आपने देखा था कि जेनेटिक कंडीशन होती है, यानी कि जेनेटिक मम्मी को या पापा को या किसी भी फैमिली मेम्बर को हुआ हो तो बच्चों में भी वो जीन आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, किडनी डिजीज़ हो सकती है, लॉस ऑफ हियरिंग, अब कान सुनना, और आई प्रॉब्लम भी इससे हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में वही है, बैक्टीरिया अगर अंदर एंटर कर गया तो बैक्टीरिया कैन कॉज स्किन, और मतलब स्किन की प्रॉब्लम बता कर सकता है, सॉफ्ट टिश्यू की प्रॉब्लम कर सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन कर सकता है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन वाले जो के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिम्टम, क्या क्या होंगे इसमें, तो इसमें होंगे बच्चे में यूरिन जो होता है डार्क ब्राउन कलर का होगा, उसमें ब्लड भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, टेस्ट कराने से पता चलेगा। सोर थ्रोट होगा, यानी कि जो चिकत छाले जैसे पड़ेंगे, और लेस यूरिन कम होगा उसमें। और क्या होगा, लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि बच्चा थका हुआ सा लगेगा, फटीक, थका हुआ बहुत ही, और या फिर जल्दी थक जाने वाला, ठीक है, उसकी शक्ति की कमी लगेगी। ट्रबल ब्रीदिंग, और सांस लेने मुश्किल होगी, और हेडेक होगा, सर दर्द होगा। हाई ब्लड प्रेशर होगा बच्चे में, सीजर फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसको कन्वर्जन भी आएंगे, फिट जिससे बोलते हैं। रैशेस होंगे उसको, स्पेशली ओवर द बटक्स एंड लेग्स में, ये जो अभी दिखाए थे। वेट लॉस होगा उसका, जॉइंट पेन होंगे, पेल स्किन होगी, फ्लूइड बिल्डअप इन द टिश्यू, और फ्लूइड बिल्डअप होने से उसके एडिमा जिसको कहते हैं ना, सूजन टाइप की लगेगी बच्चे में। और ये जो होते हैं अदर हेल्थ कंडीशन भी ये पैदा कर सकती है, ये वाली प्रॉब्लम, ठीक है, और दूसरी बीमारी भी कर सकती है। इसका डायग्नोस मतलब पता कैसे लगाएंगे इसका बच्चों में, तो इसमें हेल्थ हिस्ट्री ले लेंगे बच्चों की, मतलब जो भी उनके डॉक्टर्स हैं, पूरी हेल्थ हिस्ट्री से पता चलेगा कि शुरू में क्या हुआ, क्या खाते थे, कैसे पीते थे, क्या क्या फैमिली में किसको है, ये सारा फैमिली हेल्थ हिस्ट्री में वही कि किसी को था तो नहीं पहले इस तरीके की प्रॉब्लम। फिर चाइल्ड की फिजिकल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, उसका वेट, हाइट, एज, वो जितना भी उसकी सब फिजिकल वाइटल्स वगैरह सब लेने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ उसका कुछ टेस्ट भी कराना पड़ेगा। सबसे पहले थ्रोट कल्चर कराना पड़ेगा, जिसमें कि क्या देखना पड़ेगा, थ्रोट से कोई स्वाब लेके, थ्रोट कल्चर लेके उसको क्या करना पड़ेगा, लेबोरेटरी में भेजना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा कि जो बैक्टीरिया होंगे थ्रोट में वो पता चल जाएगा उसके स्वाब में, उसके थ्रोट के जो कल्चर है उसमें लेने में। हालांकि ये मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो होता है कफिंग करना बच्चे में थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये नीचे से ही लेना पड़ता है, थ्रोट मतलब एकदम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो बलगम ऊपर आता है ना, उससे, तो उससे ज़्यादा सही पता चलेगा। फिर यूरिन टेस्ट में प्रोटीन और ब्लड देखना पड़ेगा यूरिन में, कोई और या फिर कोई और दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं, टेस्ट करा के। फिर ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से जो होता है बच्चे की एक्टिविटी पता चल जाएगी, हार्ट की एबनॉर्मल हार्ट रिदम तो नहीं है उसका, और ये हार्ट मसल्स कोई डैमेज तो नहीं है, ये पता चल जाएगा। और फिर अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे रीनल की, तो इसमें बॉडी का अल्ट्रासोनोग्राफी कराने में जो भी कंप्लीट क्रिएट इमेज हो जाती है, आपको पता ही है ईसीजी वो सोनोग्राफी में, जिससे कि रीनल साइड का कराएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, किडनी की ग्रोथ है, स्टोन तो नहीं है, सिस्ट तो नहीं है, या अदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो अब मैं सारा तो नहीं पढ़ सकती, बहुत लंबा वीडियो जाएगा, तो आप इसमें मैंने ट्रांसलेट भी किया है हिंदी में, तो आप भी देख सकते हैं जो भी आपको सुटेबल लगेगा, ठीक है।
फिर एक्सरे चेस्ट देखेंगे, एक्सरे चेस्ट के थ्रू भी रेडिएशन प्रोवाइड की जाती है, जिससे इमेज बनती है, पिक्चर जैसे इमेजेस, उसमें टिश्यू की इमेज, बोन की इमेज, ऑर्गन की इमेज बनती है फिल्म में, उससे देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। फिर रीनल बायोप्सी जो होता है, एक सिंपल इसका सैंपल लेते हैं किडनी का, छोटा सा टिश्यू लेके उसको कहाँ पहुँचाते हैं, लैब में पहुँचाते हैं, अंडर ऑपरेशन किया जाता है स्टेराइल टेक्निक के साथ, और उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है, ठीक है। फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसमें, तो जो हेल्थ केयर यानी कि जो इसको जो होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन इसका ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं और जो नेफ्रो के डॉक्टर होते हैं ना, वो इसको ज़्यादा वही इसको ट्रीटमेंट अच्छी से प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेशल ट्रेनिंग दी होती है उन्होंने किडनी प्रॉब्लम की, तो इसलिए वो इसको ज़्यादा अच्छी से ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन द, अब ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करता है, चाइल्ड बच्चे के सिम्टम क्या लक्षण आ रहे हैं, उसकी उम्र कितनी है और उसकी हेल्थ कैसी है, ठीक है, ग्रोथ कैसी है, इस पे डिपेंड करेगा। और डिपेंड करेगा उसकी कंडीशन जो है कितनी सीवियर हो चुकी है, यानी कि कितनी ख़राब हो चुकी है या अभी अभी स्टार्ट हुई है, उस पर करेगा, ठीक है। एंड कॉजेज़ पे कि किस कारण से हुआ, जितने भी अपने कॉज देखे थे अभी, उन कॉज में से किस कारण से उसे हो रहा है वो पता लगाया जाएगा। और ट्रीटमेंट फोकस किस पे किया जाता है, जो कि उसकी जो बीमारी वो आगे को बढ़े ना, उसको स्लो करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है बीमारी को, और उसकी जो बीमारी से होने वाली जो जटिलताएँ होती है, जो कॉम्प्लिकेशन होता है, उससे बचाने के लिए उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में इंक्लूड चेंज टू योर चाइल्ड डाइट। अब ट्रीटमेंट में एक तो मेडिकेशन भी हो सकती है और चाइल्ड की डाइट भी हो सकती है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि उसको क्या क्या चीज़ें लिमिट करनी, कम करनी है। एक तो हो गई प्रोटीन, प्रोटीन डाइट को उसको जो होता है कम करना होता है, जबकि प्रोटीन वाइटल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ और न्यूट्रिशन, इससे के लिए प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो किडनी होती है मे नॉट बी एबल टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन जो किडनी होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट को छान नहीं पाती है ना, अभी उतना वर्क नहीं कर पा रही है। तो इससे क्या होगा कि दैट कम फ्रॉम द ईटिंग टू मच प्रोटीन, तो जो भी हम ज़्यादा प्रोटीन अमाउंट में लेंगे तो जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो उसको छान नहीं पाएगी। और हेल्थ कॉर्पोरेट टेक विथ अबाउट हाउ मच प्रोटीन, इसलिए जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो इसको मतलब कम करवाते हैं प्रोटीन को, और बताएंगे कि कितना तक का उसको प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। फिर है पोटेशियम, पोटेशियम में भी यही है कि ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है, बट जो किडनी होती है वो वर्क नहीं कर पा रही प्रॉपरली, तो ज़्यादा पोटेशियम, जो टू मच पोटेशियम कैन बिल्ड अप द बॉडी, तो अगर ज़्यादा लेंगे तो वो कहाँ हो जाएगा, ब्लड में बिल्डअप हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो पोटेशियम कम फ्रॉम द सर्टन फूड, और ये कुछ फूड ऐसे होते हैं जिससे पोटेशियम मिलता है, तो योर चाइल्ड में नीड टू लिमिट और नॉट ईट फूड, तो इसलिए चाइल्ड को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो ऐसे फूड ना लें जिसमें जो होता है बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। फिर है फोस्फोरस, फोस्फोरस भी किडनी को क्या करेगा, जो एक्सेस फोस्फोरस होता है फ्रॉम द बॉडी, और किडनी ये काम करती है ना फिल्टर का, तो ज़्यादा फोस्फोरस को बॉडी से बाहर निकाल देती है यूरिन के रूप में, बट यहाँ पे किडनी क्या नहीं कर पा रही, ठीक से वर्क नहीं कर पा रही है, इसलिए जो टू मच फोस्फोरस होगा वो कहाँ जमा हो जाएगा, ब्लड में जमा हो जाएगा, और उसके वजह से क्या होगा, जो कैल्शियम होता है वो बोन से लीव हो जाएगा, यानी कि बाहर निकल आएगा, तो जिसके वजह से क्या होगा, चाइल्ड की जो बोन होती है वो कमज़ोर हो जाएंगी और जल्दी से फ्रिजाइल हो जाएंगी, यानी कि टूट जाएंगी, बहुत कमज़ोर और टूटने वाली हो जाती हैं। तो इसलिए क्या होता है, इस वाले जो जरा से चक्कर लगेगा, गिरेंगे तो बोन उनकी टूट जाएगी, तो इसलिए क्या होता है, इस फूड में फोस्फोरस को कम करना होता है बच्चों के फूड से। फिर से सोडियम, सोडियम में लो सोडियम डाइट देनी होगी जो बच्चे को, जिसमें कि हेल्प करेगा प्रिवेंट रिड्यूस फ्लूइड रिटेंशन, जिससे कि क्या होगा, जो फ्लूइड का रिटेंशन है, जमाव है, फ्लूइड जमा हो जा रहा है बॉडी में बच्चे की, वो कम हो जाएगा। और इससे क्या होगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल टेक विथ यू अबाउट द अमाउंट ऑफ द सोडियम अलाउ इन डाइट चाइल्ड अलाउ इन योर चाइल्ड डाइट, तो ये क्या करेंगे, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर मीन डॉक्टर ही इसको सजेस्ट करेंगे कि कितने अमाउंट में सोडियम लेना चाहिए बच्चे की डाइट में। फिर है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, जो कि मेडिकेशन के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो उसमें डायूरेटिक्स देंगे उसकी यूरिन को अमाउंट को ज़्यादा करने के लिए, ताकि बॉडी में से जो फ्लूइड जमा है वो बाहर निकले, और ब्लड प्रेशर को कम करना पड़ेगा इसमें। और क्या करना पड़ेगा, लोअर द अमाउंट ऑफ द मिनरल फॉस्फोरस इन द ब्लड, जो फॉस्फेट बाइंडर्स जो होते हैं वो देने पड़ेंगे, इस टाइप की मेडिकेशन, जो कि क्या करे, ये जो मिनरल फॉस्फोरस होते हैं इसके अमाउंट को ब्लड में से कम करें। और क्या करना पड़ेगा, उसको इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा होता है ना, इसलिए वो अपने ही इम्यून डिस्ट्रॉय करता है अपने ही हेल्दी सेल को।
तो इसलिए उसको रोकने के लिए ये वाली मेडिकेशन। और इन सम केसेस में चाइल्ड में डेवलप सीवियर प्रॉब्लम, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें चाइल्ड को बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है इन इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, अगर वो इसको लेते हैं तो ना, क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो दिस में कॉज क्या हो सकता है, डेंजरस लेवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड। तो ब्लड में बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो जाएगा, नॉर्मली रिमूव बाय द किडनी, जिसको नॉर्मली क्या किडनी क्या करती है, रिमूव करती है। चाइल्ड में ऑल्सो डेवलप फ्लूइड ओवरलोड, और चाइल्ड में क्या हो जाता है, फ्लूइड का ओवरलोड भी हो जाता है ना, एडिमा जिसे बोलते हैं। तो चाइल्ड में नीड डायलिसिस। तो इसलिए बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, मतलब इन केसेस में जिसमें ब्लड जमा हो रहा है और बहुत ज़्यादा ब्लड में उनके टॉक्सिक मटेरियल देखने को मिल रहे हैं, वो छन नहीं रहे, तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो डायलिसिस का जो प्रोसीजर होता है वो फिल्टर करता है वेस्ट को। अब डायलिसिस क्या होता है, वो फिल्टर करता है, ये किडनी जैसे काम करता है, जैसे किडनी फिल्टर का काम करती है, डायलिसिस में भी ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो फिल्टर करता है वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड को और वेस्ट को बाहर निकालता है हमारे ब्लड में से। तो नॉर्मली ये जो होता है किडनी करती है, पर यहाँ पर ये किडनी का काम कौन कर रहा है, आर्टिफिशियल मशीन होती है डायलिजर, वो कर रही है। ठीक है, और ये दो टाइप से किया जाता है। ठीक, एक तो होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या किया जाता है, लाइनिंग ऑफ द बेली, यानी कि इसमें जो होती जो पेरिटोनियल कैविटी होती है एब्डोमेन की, उसमें किया जाता है कैविटी टू द फिल्टर द ब्लड, जो कि क्या करती है, वो कैविटी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। अब कैसे करती, द कैविटी इज स्पेस ऑफ द होल्ड ऑर्गन। अब ये जो कैविटी होती है ना, ये क्या करती है, बहुत सारे ऑर्गन को होल्ड करे होती है, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, तो इसको बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए आप, ये है पेरिटोनियल कैविटी। यहाँ पे देखिए आप, ये जो लाइनिंग सी ब्लैक कलर की, ये पेरिटोनियल कैविटी, ये अंदर ऑर्गन है। ठीक है, तो ये जो है फ्लूइड है। अब यहाँ पे ये फ्लूइड को अंदर एंटर किया गया, ठीक है, पाइप के थ्रू। ये जो पाइप है यहाँ पेरिटोनियल एरिया में बच्चे के पाइप से क्या किया गया, जो स्पेशल फ्लूइड होता है उसको पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू यहाँ अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, भेजा जाता है। ये देखिए वाटर फिल्ड हो गया यहाँ पे इस पाइप के थ्रू। अब इसमें से क्या होगा, इसको थोड़ी देर रख देंगे, तो ये जो फ्लूइड स्पेशल टाइप का होता है, इसमें से जितनी भी वेस्टिक टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको ये ऑब्जर्व कर लेता है। इसके अंदर आ गया, देखिए आप, टॉक्सिक मटेरियल। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे से जो कनेक्टर होता है उसको जब यहाँ को देते तो इस साइड को ऑफ कर देते हैं, और जब इधर को देते तो इस साइड को ऑफ कर देते हैं। तो अब देखिए वो ड्रेन आउट हो गया। ठीक है, ड्रेन आउट करने के लिए उसको बाहर कर देते हैं, सारा फ्लूइड को ये वाला बैग में जमा कर देते हैं। इसको ऑन कर देंगे तो जितना भी यहाँ फ्लूइड था ये नीचे बैग में जमा हो जाएगा। ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस में मैंने जैसे बताया आपको, देख लीजिए आप, ये है सोल्यूशन हो गया, ये सोल्यूशन बैग हो गया, स्पेशल टाइप ऑफ सोल्यूशन होता है। ये इसकी पाइप हो गई, ये यहाँ तक का आई है, और ये क्या हो गया, क्लैंप हो गया। जब इसको यहाँ भेजना है तो इस क्लैंप को ऑन कर देंगे, और जब यहाँ भेजना है तो उसी साइड को ऑन करेंगे, ड्रेन की साइड को। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड होता है अभी ये क्लियर है सोल्यूशन। अब ये देखिए स्टमक है, और यहाँ पर ये पेरिटोनियल कैविटी है, पूरी पेरिटोनियल कैविटी है, जिसके अंदर एक थैली नुमा होता है, जिसके अंदर स्टमक ऑर्गन रहते हैं, कि जैसे ये स्टमक हो गया है ना, और ये देखिए ये बीच बीच में जो रेड रेड दिख रहा है, ये पेरिटोनियल ये जो डायलिसिस का जो सोल्यूशन है वो एंटर हुआ है। ठीक है, और ये जो है पतला सा वाइट दिख रहा है येलो कलर का, एक कैथेटर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ट्रांसफ़र सेट होता है, जो कि यहाँ से अब ये बाहर आएगा धुलाई करके अंदर की। ठीक है, और ये ब्लडर हो गया, तो यहाँ देखिए आप, स्टमक भी होगा यहाँ पे को, और ये ब्लडर भी हो गया यहाँ पे, स्टमक भी हो गया, इंटेस्टीन भी हो गई, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जिससे कि ये गंदगी को बाहर निकाल लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे हीमोडायलिसिस है दूसरा मेथड। तो ये जो डायलिसिस होती है ये या तो हॉस्पिटल में किया जाता है या डायलिसिस सेंटर में किया जाता है, और किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, या फिर कुछ जो ट्रेन टेक्नीशियंस होते हैं। ठीक है, उनके द्वारा किया जाता है। स्पेशल टाइप की इसमें कैथेटर जो मतलब फिस्चुला बनाया जाता है बच्चे के आर्म में, यहाँ पे जैसे एवीओ फिस्चुला बोलते हैं इसको, आर्टरीवीनस फिस्चुला बोलते हैं, इसको बनाया जाता है स्पोन सर्जरी के द्वारा। और ये जो फिस्चुला होता है ना, ये एक रास्ता जिसे बोलते हैं, ये बनाया जाता है आर्टरी और वेन का, इसमें जॉइन करके बनाया जाता है एक साथ। ठीक है, और ये यूजुअली डन इन चाइल्ड आर्म, हमेशा ये बच्चे के आर्म में बनाया जाता है जनरली। ठीक है, और एक्सटर्नली जो होता है इसमें आईवी इंट्रावीनस कैथेटर में भी इंसर्टेड, और फिर यहाँ से आईवी इंट्रावीनस कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है। दिस इज़ कॉमन फॉर लॉन्ग टर्म डायलिसिस। और ये किसके लिए कॉमन होता है, लॉन्ग टर्म डायलिसिस जिसकी बार बार होनी होती है, उन बच्चों में ये वाला कराया जाता है। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये मशीन है ना। तो चाइल्ड जो होता है ये कनेक्टेड होता है लार्ज हीमो डायलिसिस मशीन। अब ये जो होता है बच्चे को, ये जो कैथेटर है इसको हीमोडायलिसिस मशीन से कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, और फिर इसमें इसको ऑन किया जाएगा। तो क्या होगा
कि ये जो ब्लड होता है बच्चे के बॉडी में से, ये क्या होता है, पंप होता है। ब्लड इज़ पंप थ्रू द ट्यूब, ट्यूब के थ्रू पंप होता है मशीन में, और फिर वो फिल्टर होता है वहाँ पे, और जितने भी वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड होते हैं वो वहाँ से फिल्टर होके फिल्टर हो जाते हैं, मतलब आउट हो जाते हैं। और फिल्टर ब्लड देन द जो होता है फ्लो थ्रू द अनदर ट्यूब बैक इनटू योर चाइल्ड। और जो फिल्टर ब्लड होता है, यानी कि जो साफ ब्लड होता है, वो दूसरे ट्यूब से बच्चे के अंदर वापस से चले जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये आर्टिफिशियल किडनी का काम कर रहा होता है डायलिसिस, ठीक है। अब हीमोडायलिसिस यूजुअली डन सेवरल टाइम और वीक इन अ वीक, ये जो होता है बार बार एक वीक में किया कर सकते हैं इसको जनरली। और ये जो होता है ईच सेशन कैन, यानी कि इससे 4 से 5 घंटे तक इसमें हर सेशन में लगते हैं। इट में बी हेल्पफुल ब्रिंग गेम एंड रीडिंग बुक मटेरियल, इसमें बच्चे को कुछ पेन वगैरह नहीं होता है, ये उसमें क्या कर सकता है, आराम से लंबा प्रोसीजर होता है, तो ये अपने गेम या रीडिंग मटेरियल वगैरह कुछ भी बच्चे के संग ला सकते हैं। और चाइल्ड कीप हिम हर बिजी ड्यूरिंग हिज, और ये बच्चा जो होता है इस समय ये प्रोसीजर चलता रहता है और बच्चा अपना बिजी रहता है अपने प्रोसीजर, अपने इसमें, अपने एंटरटेनमेंट में, यानी कि उसका माइंड डाइवर्शन थेरेपी भी हो रही है, ठीक है। और टॉक विद चाइल्ड हेल्थ प्रोवाइडर, अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करनी चाहिए अबाउट द रिस्क बेनिफिट एंड पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट इन ऑल ट्रीटमेंट। उसके बाद क्या होता है कि जो भी इसके ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसके रिस्क होते हैं या उससे होने वाले फ़ायदे होते हैं, वो उसके लिए डॉक्टर से बात करनी चाहिए पेरेंट्स को कि क्या इससे फ़ायदे नुकसान वगैरह सब। और इसको क्या इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं क्या होती हैं। इसका जटिलता ये होती है, ये बाहर नहीं जाता, ये दूर नहीं होता है। इससे क्या, ये किडनी को क्या कर सकता है, फेल ही कर देता है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप जो हम देखेंगे, इसमें कुछ टिप होते हैं जो कि आपको अपने जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले तो ये पता होना चाहिए आप किस वजह से जा रहे हैं डॉक्टर के पास, आपको क्या चाहिए, जो डॉक्टर जो बच्चे में हो रहा है उसके बारे में आपको क्या जानना है। और आपको बिफोर द विजिट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, राइट डाउन द क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको लिख लेने चाहिए, जिससे कि आप उसके आंसर ले पाए। और क्या करना चाहिए आपको, एट द विजिट राइट डाउन द नेम ऑफ द डायग्नोसिस, और जब भी आप विजिट में जाते हैं तो जो भी डॉक्टर बोलते हैं कि इसको ये बीमारी, तो वो आपको लिख लेना चाहिए। एनी न्यू मेडिसिन, अगर उसको कोई न्यू मेडिसिन दे रहे हैं या ट्रीटमेंट है या टेस्ट करा रहे हैं, वो भी आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। एंड आंसर डाउन ओनली एनी इंस्ट्रक्शन इफ़ प्रोवाइड गिव यू फॉर योर चाइल्ड, और क्या करना चाहिए, और वो भी चीज़ लिख लेनी चाहिए जो आपको कोई नया इंस्ट्रक्शन डॉक्टर के द्वारा मिला है कि ये अपने बच्चे को प्रोवाइड करें, उसके लिए भी आपको वो लिख लेना चाहिए। और आस्क योर चाइल्ड कंडीशन कैन बी ट्रीटेड इन अदर वे, और आपको डॉक्टर से भी ये बात भी करनी चाहिए कि क्या इसके अलावा भी कोई दूसरा तरीका है जिससे बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जा सके। नो वाई द ट्रीटमेंट, नो वाई अ टेस्ट और प्रोसीजर इज रिकमेंडेड एंड व्हाट द रिजल्ट कुड मीन, और ये भी आपको पता करना चाहिए कि ये जो टेस्ट या प्रोसीजर है वो क्यों कराए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको जानना चाहिए, जो भी उसको रिकमेंड किए गए हैं, और उसका रिजल्ट भी क्या होगा, क्या उसके परिणाम होते हैं, उसके बारे में भी जानना चाहिए, ठीक है। नो वट टू एक्सपेक्ट इफ़ यू चाइल्ड डज नॉट टेक द मेडिकेशन, और आपको ये भी पता करना चाहिए अगर चाइल्ड मेडिकेशन नहीं लेता है, टू हैव द टेस्ट और प्रोसीजर, या ना वो उसका कोई टेस्ट हो रहा है, ना कोई प्रोसीजर करवाने के लिए रेडी होता है, ना कोई मेडिसिन लेता है, तो क्या इसके आगे को कारण रीज़न होंगे, मतलब क्या इसके लक्षण हो सकता है, क्या और प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ यू चाइल्ड हैज़ फॉलो अप अपॉइंटमेंट, अगर आपको चाइल्ड की फॉलोअप करने का अपॉइंटमेंट मिल रहा है तो क्या करना चाहिए कि राइट डाउन द डेट, और डेट नेक्स्ट डेट जो भी मिली वो लिख लेना चाहिए, टाइमिंग लिख लेना चाहिए, और क्यों मिली वो पर्पस भी लिख लेना चाहिए विजिट का, ठीक है। नो हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट योर चाइल्ड प्रोवाइडर ऑल्सो ऑफिस, मतलब ऑफिस आवर्स, और पेरेंट्स को ये भी पता कर लेना चाहिए कि अगर मतलब जो डॉक्टर है बच्चे का, उसको ऑफिस आवर्स के बाद कब मिल सकते हैं, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ योर चाइल्ड बिकम इल, अगर आपका बच्चा अचानक ही बीमार हो जाता है या अचानक ही कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसका पता करने के लिए ये वाली बात पूछना बहुत ज़रूरी है। यू हैव क्वेश्चन और नीड एडवाइस, और आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसकी क्या ज़रूरत है, क्या एडवाइस है, वो भी पता करनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लाइक तो आप करते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नाराज़ हैं, और सब्सक्राइब भी करिए, उसके बगल में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा, जो घंटी का निशान है, जिससे कि इस तरीके की वीडियो जो भी आएंगी वो आपको मिल पाए, ठीक है। और जब तक लाइक नहीं करेंगे तो यूट्यूब भी उस वीडियो को आप तक नहीं पहुंचाता, इसलिए लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है हमारी मोटिवेशन के लिए भी और आपके
न्यू वीडियो को आप तक पहुंचवाने के लिए भी। ठीक है, तो थैंक यू।